हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी के प्रैक्टिस एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग इंटर स्टेट रिलेशंस के कुछ हम लोग प्रैक्टिस एमसीक्यू करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यूजीसी नेट एग्जाम्स या अदर पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो एग्जाम्स होते हैं एमसीक्यू बेस, वहाँ पर आपको मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एन इंटर स्टेट काउंसिल में बी स्टैब्लिश बाय। जो इंटर स्टेट काउंसिल होती है किसके द्वारा स्टैब्लिश की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा, कि पार्लियामेंट के द्वारा, कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, कि जोनल काउंसिल के द्वारा? तो इंटर स्टेट जो काउंसिल है वो स्टैब्लिश की जाती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो आर्टिकल 263 है उसमें कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके पास अथॉरिटी रहेगी को स्टैब्लिश करे एक इंटर स्टेट काउंसिल। और ये जो इंटर स्टेट काउंसिल होगी इसका जो काम होगा प्रमोट करना होगा, प्रमोट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच किसी भी इशू पे। अपना जो कॉमन इंटरेस्ट के इशू रहेंगे उनमें कोऑर्डिनेशन करने का काम रहेगा। साथ ही साथ ये काउंसिल जो होगी, इंटर स्टेट काउंसिल जो होगी, वो रिजॉल्व करेगी कोई भी डिस्प्यूट्स जो इमर्ज होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट कैन बी रिजॉल्व बाय बीच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इंटर स्टेट के बीच जो वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं वो किसके द्वारा रिजॉल्व किए जाते हैं? कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजॉल्व किए जाते हैं, कि केवल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिजॉल्व किया जाता है, कि कोई ट्रिब्यूनल जो इस्टेब्लिश की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा किसी कानून के तहत उसके द्वारा रिजॉल्व किया जाता है, या कोई स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए? जिसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी नंबर ऑप्शन होगा, यानी कि एक ट्रिब्यूनल जो इस्टेब्लिश की जाएगी पार्लियामेंट के द्वारा बाय द लॉ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका सी नंबर जो ऑप्शन है, ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स इंडिया में जो रिजॉल्व किए जाते हैं वो ट्रिब्यूनल्स के द्वारा रिजॉल्व किए जाते हैं, जो पार्लियामेंट बनाती है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत इसको बनाया गया था, इस ट्रिब्यूनल को। इसमें जो है तो पार्लियामेंट जो है तो इस ट्रिब्यूनल्स को बनाती है, और सुप्रीम कोर्ट इस पे पहले जो है तो कोई भी एक्शंस नहीं लेता, ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं आता। लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस की आवश्यकता हो तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन आता है, या जब ट्रिब्यूनल्स के जो अवार्ड्स हैं उसको चैलेंज किया जाता है, तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो है तो सुप्रीम कोर्ट के ये जुरिडिक्शन में आता है। अन्यथा इसको जो रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी है या कार्य है वो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के द्वारा किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिजीम वाज इंटर स्टेट काउंसिल आईएससी सेटअप। तो इंटर स्टेट काउंसिल किस रिजीम यानी किस गवर्नमेंट्स के दौरान जो है तो इटेब्लिश की गई थी? कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा 1975 में, जनता गवर्नमेंट के द्वारा 1978 में, जनता दल लेड गवर्नमेंट्स के द्वारा 1990 में, या यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के द्वारा 1996 में? तो इंटर स्टेट काउंसिल जो इस्टेब्लिश हुई थी 1919 में इस्टेब्लिश हुई थी, और ये इस्टेब्लिश किया गया था जनता दल के जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जनता दल लेड गवर्नमेंट इन 1990। ठीक ना। तो इंटर स्टेट काउंसिल जो इस्टेब्लिश की गई थी 1990 में इस्टेब्लिश की गई थी, जनता दल लेड जो गवर्नमेंट थी जिसके हेड थे प्राइम मिनिस्टर पीपी सिंह। तो उन्हीं द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था इंटर स्टेट काउंसिल को। और ये जो रिकमेंडेशन दिया गया था ये अभी याद रखिएगा, सरकार या कमीशंस के द्वारा इस काउंसिल को सेटअप करने के रिकमेंडेशंस दिया गया था। इसका जो कार्य है वो प्रमोट करना है कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेट करना है सेंटर और स्टेट की जो गवर्नमेंट्स है उनके बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। जो इंटर स्टेट काउंसिल होती है उनके मेंबर कौन कौन होते हैं, उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? तो इसमें मेंबर्स होते हैं आपके, करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर आपका सी नंबर होगा, यानी प्राइम मिनिस्टर उसके मेंबर होंगे, 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, साथ ही साथ जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के चीफ मिनिस्टर्स होंगे, या जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं यूनियन टेरेटरीज उनके। तो ये सभी लोग जो है तो इंटर स्टेट काउंसिल्स के मेंबर्स होते हैं। तो याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर, 6 यूनियन कैबिनेट, सभी राज्यों के जो है तो चीफ मिनिस्टर, और सभी जो यूनियन टेरेटरीज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर, वो सब शामिल होते हैं इंटर स्टेट जो काउंसिल होती है उसके मेंबर्स में। ठीक ना। तो करेक्ट आंसर आपका नंबर आपका सी होगा यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल जो होती है उसके चेयरमैन कौन होता है? तो उसके चेयरमैन होते हैं आपके होम मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक ना। और यही इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी कहलाते हैं जोनल काउंसिल के। तो चेयरमैन का याद रखिएगा, चेयरमैन कौन होता है जोनल काउंसिल का? दी होम मिनिस्टर्स, ठीक ना। तो होम मिनिस्टर होते हैं जोनल काउंसिल के चेयरमैन। 5 जोन में बटे होते हैं, ये जोनल काउंसिल जो होती है 5 जोन में डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताने हैं ये करेक्ट है कि नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट नो लॉ ऑफ द स्टेट शैल इम्पोज और अथराइज द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन द सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स वेयर सच सेल एंड परचेस। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है कि स्टेट जो है उसके पास अथॉरिटी नहीं है कोई भी जो टैक्स है वो किसी भी चीज पे इम्पोज करे। तो किन चीजों पर नहीं करे? जो ऐसे चीजें जो स्टेट्स के विद इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट जो इंपोर्ट हो रहा है, परचेस हो रहा है या सेल हो रहा है उस पर, या टेक प्लेस इन कोर्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ द गुड्स इनटू एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ द गुड आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि इन पर। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर केवल सेकंड जो है तो ऑप्शन करेक्ट है, ठीक ना। तो जो आउट ऑफ टेरिटरी स्टेट्स होता है उन्हीं में टैक्स जो है तो स्टेट नहीं लगा सकती, विद इन द टेरिटरी ऑफ टैक्स लगा सकती है। और अगर कोई भी चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है टेरिटरी ऑफ इंडिया के बाहर या इंडिया के अंदर आ रहा है तो उस पर टैक्स लगाने की जो है तो पावर स्टेट्स को नहीं दी गई है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका नंबर सेकंड नंबर होगा। यहाँ विद इन ना होगा बल्कि आउटसाइड ऑफ द स्टेट्स होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट है, केवल सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 286 बात करता है कि स्टेट जो है तो इम्पोज नहीं करेगा किसी भी प्रकार का टैक्स ऑन द सेल एंड परचेस ऑफ द गुड। यदि जो वो सेल या परचेस कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द स्टेट हो रहा है, उस स्टेट्स के बाहर हो रहा है तो नहीं लगाएगा, या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है आउट ऑफ इंडिया के बाहर, या इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है या इंडिया से बाहर जा रहा है, उस वक्त भी स्टेट किसी भी प्रकार का टैक्स सेल और परचेस पे नहीं लगा सकता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, आपको बताने हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड द नाइदर द सुप्रीम कोर्ट nor any other court shall exercise jurisdiction in respect any dispute with respect to use, distribution and control of water in any interstate river or river valley। यहाँ पर कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है तो किसी भी पार्लियामेंट ने लॉ प्रोवाइड किया है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट ना तो कोई अदर जो कोर्ट है उसके पास जुडिक्शन होगा कि जो इंटर स्टेट के रिवर्स या वाटर से संबंधित कोई डिस्प्यूट है यूज के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कंट्रोल के लिए, तो इनके जुडिक्शन में नहीं आएगा, ना सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन में आएगा ना किसी कोर्ट्स के। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहा जा रहा है, River Board Act 1956 provide for the reference of the interstate river dispute arbitration by a water dispute tribunal। तो जो वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल होगा इंटर स्टेट्स के बीच, वो जो तो आर्बिट्रेशन किया जाएगा रिवर बोर्ड एक्ट 1956 के तहत किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। रिवर बोर्ड एक्ट 1956 के तहत नहीं होता बल्कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत इसको रिजॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर केवल 1 होगा, ठीक ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो ऐसा कानून बनाए कि जो अगर इंटर स्टेट के बीच वाटर डिस्प्यूट है उसमें ना सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन रहेगा ना तो किसी अदर कोर्ट्स का, यूज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर में। वहीं पर स्टेटमेंट जो सेकंड दिया था कि रिवर बोर्ड्स एक्ट है वो नहीं होगा बल्कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत इस प्रकार के ट्रिब्यूनल्स जो बनाए गए हैं वो आर्बिट्रेशन करता है वाटर डिस्प्यूट से संबंधित जो होते हैं इंटर स्टेट के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताने हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है, जोनल काउंसिल वर सेटअप अंडर द प्रोविजंस ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में जो आया था उसके तहत ही जोनल काउंसिल सेटअप हुई थी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है जोनल काउंसिल डिस्कस वेरियस इशूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ प्लानिंग, रिवर वाटर, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट। तो ये भी करेक्ट है कि जो जोनल काउंसिल होती है वो डिस्कस करती है जो कॉमन इंटरेस्ट के फील्ड होते हैं बिटवीन द स्टेट्स, दो या दो से अधिक स्टेट्स के बीच, उनके बीच कैसे वाटर का डिस्प्यूट होगा, किस प्रकार की प्लानिंग होगी, रिवर्स का जो डिस्प्यूट होगा उसको किस प्रकार रिजॉल्व किया जाएगा, वो सब डिस्कशन करने का कार्य होता है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा क्या स्टेटमेंट है, दे इनेबल द सेंटर एंड स्टेट टू कोऑपरेट इन इन्वॉल्विंग यूनिफॉर्म पॉलिसीज इन सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर। जो सोशल और इकोनॉमिक मैटर्स हो गए सेंटर और स्टेट्स के बीच, उनमें जो है तो कोऑपरेट करने की के लिए ये इनेबल्स करते हैं जोनल काउंसिल जो होती है, ये भी करेक्ट है, ठीक ना। फोर्थ स्टेटमेंट दिया हुआ है देयर डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन सेंटर एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। जो जोनल काउंसिल डिसीजंस लेंगी, उनके जो डिसीजंस होंगे वो बाइंडिंग होंगे सेंटर और स्टेट पर। ये नहीं होता, बाइंडिंग डिसीजंस नहीं होते, जोनल काउंसिल के डिसीजन बाइंडिंग नहीं होते, इसलिए फोर्थ नंबर जो आपका स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होगा। यहाँ पर आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है तो आपका करेक्ट है, क्योंकि जोनल काउंसिल जो सेटअप हुई थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत हुई थी। इसका काम जो होता है वो प्लानिंग करना होता है, रिवर वाटर किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होगा और साथ ही साथ इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट किस प्रकार होगा वाटर के बीच, वो भी तय करती है काउंसिल। साथ ही साथ ये हेल्प करती है सेंटर स्टेट के बीच कोऑपरेट करने में, यूनिफॉर्म पॉलिसीज बनाने में, सोशल और इकोनॉमिक मैटर्स से रिलेटेड, और इसके डिसीजन बाइंडिंग नहीं होते। तो 4 नंबर स्टेटमेंट आपका वहां पर इनकरेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शंस रीजंस का। आपको बताने हैं, यहाँ पर असर्शंस दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है और फिर रीजन दिया है। तो आपको बताना है कथन और रीजंस सही है कि नहीं, असर्शन और रीजन, और क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। पहला असर्शंस क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 301 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्री। तो इंडिया के में किसी प्रकार का ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, इंटर जो टेरिटरीज के बीच होता है वो बिल्कुल फ्री रहेगा, वो आर्टिकल 301 में दिया है, ये करेक्ट है। द स्टेट कैन इम्पोज टैक्स विच डू नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द फ्रीडम ऑफ द ट्रेड। स्टेट जो हो तो उन चीज़ों पर टैक्स लगा सकता है जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड को किसी प्रकार से इफेक्ट नहीं डालते, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो रीजंस दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शंस का, क्योंकि ये जो रीजंस है स्टेट इम्पोज कर सकता है टैक्स, ये आर्टिकल 302 से लेकर 304 में दिया है, ना कि 301 का है, ठीक ना। 301 से रिलेटेड इसका मैटर नहीं है। तो यहाँ पर आपका असर्शंस और रीजन दोनों करेक्ट तो हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपका करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर बी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताने हैं इनमें से कौन करेक्ट है। फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई। तो फुल फेथ और क्रेडिट जो क्लॉज दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहाँ अप्लाई नहीं होता, पब्लिक रिकॉर्ड में, जुरिस्डिक्शन प्रोसीडिंग में, एक्ट ऑफ कोऑपरेशन में या पब्लिक एक्ट में। तो ये अप्लाई नहीं होता एक्ट ऑफ कोऑपरेशन में, ठीक ना। तो एक्ट ऑफ कोऑपरेशन में ये क्लाज नहीं आता, ठीक ना। आर्टिकल 261 ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पर क्लाज दिया है फुल फेथ एंड क्रेडिट, ठीक ना। ये अप्लाई होता है जो पब्लिक एक्ट्स में होता है, रिकॉर्ड्स में होता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में होता है, द यूनियन और स्टेट्स के, ठीक ना। तो एक्ट ऑफ कोऑपरेशन में ये अप्लाई नहीं होता, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन जोनल काउंसिल आर करेक्ट। तो जोनल काउंसिल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताने हैं कौन से करेक्ट है। दे और देयर एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका एग्जिस्टेंस था, तो ये इनकरेक्ट है। देयर आर 5 जोनल काउंसिल, तो 5 जोनल काउंसिल है, ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट था। their coordination they coordinate relation among the government of the state and union territories and government of India। तो स्टेट के बीच, जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके बीच और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच, इनमें कोऑर्डिनेशन करने का काम करती है जोनल काउंसिल। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। दे आर दे आर सेट अप अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में जो आया था उसके द्वारा सेटअप किए गए थे, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यानी बी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जोनल काउंसिल जो इस्टेब्लिश की गई थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा की गई थी। इसमें 5 जोनल काउंसिल है। कौन-कौन से हैं? नॉर्दर्न स्टेट का है, सेंट्रल स्टेट का है, ईस्टर्न का है, वेस्टर्न का है और सदर्न स्टेट्स का है, ठीक ना? इनका एम क्या होता है? स्टेट, यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कोऑर्डिनेट करना होता है कॉमन इंटरेस्ट पर, ठीक ना? तो धन्यवाद दोस्तों, ये था इंटर स्टेट काउंसिल से संबंधित, इंटर स्टेट रिलेशन संबंधित कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू। ये प्रैक्टिस एमसीक्यू आपको कैसे लगे हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।